देख सकते हैं ग्रुप में। निम्न में से कौन सी निपुणता है जिसकी आवश्यकता सामाजिक समूह कार्यकर्ता के लिए नहीं है? कार्यकर्ता की भूमिका उसमें नहीं है। देखिए, समूह भावना के साथ कार्य करने में निपुण होना, ये आपका समझो एक दायित्व है, उत्तरदायित्व है कि जब भी आप काम करें सामाजिक समूह के, तो उसमें समूह की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। तब देखो, तभी सक्सेस है, अदरवाइज फिर समूह कार्य आप सही तरीके से कर ही नहीं पाएंगे, पहली बात। तो अगर मन में कॉन्सेप्ट में ये है कि हम केसवर्क के आधार पे एक एक बच्चे को भाई एक एक बच्चे करके जाके सिखाए, एक एक बच्चे की कॉपी चेक करें, एक एक बच्चे पर हम इंडिविजुअल तरीके से उसे बताएं, तो वो 1-to-1 का सेशन बन जाता है। तो 1-to-1 का सेशन तो ग्रुप वर्क में होगा ही नहीं। तो ये कहना उचित होगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, समूह भावना के साथ कार्य करना। प्रश्न आपसे है कि नहीं है। कार्यक्रम विकास में निपुण होना, बिल्कुल ये आपकी भूमिका ये भी है कि आपको निपुण, मूल्यांकन में निपुण, भागीदारी में निपुणता। भागीदारी में सेवार्थी का होता है, ना कि कार्यकर्ता का होता है। बात को समझिए सिराज। तो सरल प्रश्न थे, प्रश्न तो सरल थे, इसमें क्या डाउट थे सिराज? 2 क्वेश्चन पूछे, दोनों के दोनों बहुत ही अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर भी आपको यहाँ पे ध्यान देखिए, इसमें क्या है ना, आसान सा सवाल इस तरीके पर है, क्योंकि देखो मूल्यांकन हम ही करते हैं, सेवार्थी मूल्यांकन कर नहीं सकता, सिंपल कॉमन सी बात है। कार्यक्रम विकास का हम निर्माण करेंगे, कार्यक्रम वो बना नहीं सकता सेवार्थी। तीसरा, समूह भावना का कार्य हमारे अंदर होनी चाहिए, ना कि उसके अंदर होनी चाहिए। अब भागीदारी में रही निपुणता, तो भागीदारी में तो भाई हमारा, हम ग्रुप हमने बनाया है, हमारी थोड़ी भागीदारी वहाँ पे है। ग्रुप जिसके लिए बनाया गया है उनका भागीदारी है, उनका पार्टिसिपेशन है ना। तो यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट रहेगा। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चनों पर, है ना, ठीक है। इसी तरीके के जो डाउट रहे, जैसे सिराज के पास जो भी डाउट होते हैं वो ग्रुप में शेयर करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोगों के पास, अगर आप ग्रुप में अगर मान लो कोई डाउट आपके बनता है, तो आप लोग जो है शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ म्यूट हो जाइए एक बार, मैं क्लास को आरंभ करने वाला हूँ। एक बार राजापुरी उत्तम नगर से भाई हैं क्या? देखिए, ये तो गलत हो जाएगा भाई, आप म्यूट रहा करें, ऐसे में तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को, बताइए, शुरू करें, स्टार्ट करें, बताइए। चलिए, तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपके सामने ओपन हुआ है ये यूजीसी का पेपर है। अब ये यूजीसी का पेपर है, तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन पेपर DSSB के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ESIC के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कारण क्या है भाई कि इनके लिए मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया? क्योंकि ये सोशल वर्क का प्रश्न पत्र है। अब ये सोशल वर्क का प्रश्न पत्र है, और मेडिकल सोशल वर्क का DSSB में वैकेंसी है, ESI में भी वैकेंसी है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको हर चीज़ को जानना जरूरी है। तो पहले एक बार प्रश्नों के थोड़े पैटर्न को समझते हैं हम लोग, और DSSB का क्वेश्चन भी मैंने दिखा दिया कि एक बार पेपर में पूछा गया था, और ये सब क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को जल्दी यानी कल आपको ये सॉल्व भी करवाऊंगा, ठीक है। तो पहले इस प्रश्न को करते हैं, ये दिसंबर 2019 का सोशल का प्रश्न पत्र है, और आज आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ स्किल और इन ऑर्डर। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको इसे जो है क्रमबद्ध तरीके से लगाने हैं, है ना। अब मेरी बातों को बड़ा ध्यान से समझते चलना है आप लोगों को। अब ये क्रमबद्ध क्या लगाना है? तो लगाना है परियोजना जीवन के चक्र के चरणों में सही क्रम लगाना है, ठीक है। तो जरा आप लोग यहाँ पे सोचें कि इसमें इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। देखिए, हाँ, इंग्लिश में भी एक बार जरूर दिखाऊंगा, ठीक है ना, इंग्लिश में भी दिखाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप आसानी से उसे कर सकें। इसीलिए तो आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन पेपर को देखना चाहिए भी, है ना, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए, कितने लोग भाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ झुकाव कर रहे हैं, प्लीज़ एक बार शेयर भी करें। फर्स्ट है,
चलिए, बहुत बढ़िया जवाब आया भाई आप लोगों का। ये जो ऑप्शन आपने फर्स्ट की तरफ झुकाव किया है, ऑप्शन आपका फर्स्ट ही सही है। यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ तो ऑप्शन जो आपने यहाँ पे दिया है फर्स्ट वाला, यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, सिंपल सी बात है, तरीका लगाने का देख लीजिए आप लोग। बेसिकली क्या है ये कि क्रियान्वयन तो लास्ट में आता है, ये बात सबको पता होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा कि हम पहले क्रियान्वित करें फिर उसे परिभाषित करें। ठीक है, और रही ये बात, यहाँ पे तो दूसरा और तीसरा वैसे एलिमेंट हो गया, है ना। अच्छा, चौथे में अगर हम बात करें समापन समापन समापन, तो सब में है, तो इसलिए पांचवा तो वही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ तक कि कार्य को सौंपना ये भी आपने सब में है, तो इसलिए आप कहेंगे भाई सब में। लेकिन अब यहाँ पर तो हमने दो ऑप्शन को काट दिया भाई। ठीक है, अब ध्यान से समझिए पहले और दूसरे को, पहले और चौथे को। चौथा कहता है योजना बनाना और क्रियान्वयन करना। देखो, हम एक प्रकार से योजना को तो रख सकते थे, सोच तो सकते थे कि पहले प्लानिंग होती भी है। मैंने आपसे पहले भी बताया कि अगर कोई काम किया जाता है प्लान से किया जाता है, तो प्लान होना जरूरी था, तो प्लान तो ठीक था। लेकिन यहाँ पे क्रियान्वयन लिखकर इसने गलत कर दिया, क्योंकि परिभाषा इसने बीच में लिख दिया। इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है डी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अब आप जब भी कोई प्रोजेक्ट की बारे में बातचीत करेंगे या कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, उसकी लाइफ साइकिल, मतलब प्रोजेक्ट बनाया जाता कैसे है, तो उसके लिए डिफाइन करेंगे। प्लानिंग है, फिर एग्जीक्यूटिंग है, फिर डिलीवरिंग है, फिर कमीशनिंग, फिर शूटिंग डाउन एंड क्लियरिंग। या आप ये भी कह सकते हो इसमें कि परिभाषित करना, योजना बनाना, क्रियान्वित करना, प्रदान करना, कार्य को सौंपना, समापन करना, या पट्टाक्षेप मतलब क्लियरिंग होता है ना, स्पष्टीकरण को वो बेसिकली दर्शाता है ना। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन जाता है वह बेसिकली ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही करेक्ट जवाब होता। अच्छा, एक बात ये ध्यान से आप सभी लोग सुन भी लीजिए, ये बेसिकली एक लेबल है, समझो इसको हम लोग लेबल के नाम से जानते हैं, फेस के नाम से भी कहीं कहीं हम लोग इसको जानते हैं। और ये प्रक्रियाएं कहाँ पर संचालित होती है, तो प्रोजेक्ट में संचालित होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। ये प्रक्रियाएं प्रोजेक्ट के दौरान होती है, तो इसलिए मैं कहूँगा ऑप्शन पहले को आप लोग करेक्ट कराइएगा। जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल का जब हम एक्सप्लेन करते हैं, तो उस दौरान इन शब्दों को हमें देखने को मिलता है प्रोजेक्ट बनाने का सिस्टम में। अगला सवाल हमारे सामने है कि भारतीय संविधान के अनुसूची में सम्मिलित की गई है निम्नलिखित कुछ विषय, और उन विषय को हमें क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना है जिनमें से सूचीगत किए गए हों। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको यहाँ पर क्रमबद्धता के आधार पर दर्शाना है ना। देखिए, पांचवी अनुसूची की बात अगर मैं करता हूं तो आप लोग कहते हैं कि भैया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मैंने कहा था 5 साल की बात जो आती है वो चुनाव आता है, तो चुनाव में नेताजी ने धोखा दिया था भाई, तो किनको धोखा दिया था, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को। तो ये 5 है, पांचवी अनुसूची है। ठीक, और बात यहाँ पर सवाल ये है हमारे सामने कि अनुसूची के ही आधार पर आपको सम्मिलित करना है। जब ये पांचवी अनुसूची है, अब देखिए कहता है कि संघ राज्य की समवर्ती सूची। अब यहाँ पे अगर संघ और राज्य की बात अनुसूची में होता तो केवल पहले अनुसूची बन जाती, लेकिन इसने कहा कि समवर्ती सूची। और जब हम समवर्ती सूची की बात करते हैं तो ये 7वीं अनुसूची में आता है, और 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के बारे में बात किया गया है, जिनमें से एक है संघ, दूसरा है राज्य, तीसरा है समवर्ती सूची। तो ये 7वीं हो जाएगी संघ राज्य की समवर्ती सूची। जब कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप की हम लोग बात करते हैं तो ये 9वीं अनुसूची है, जो भूमि सुधार को लेकर था। पहला भारतीय संविधान का संशोधन था सन 1951 का, तो वो कृषि और उससे संबंधित जो क्रियाकलाप थे उससे रिलेटेड था। तो ये 5 हो गया, ये आपकी 7 हो गया, और अब ये आपका 11 हो गया। बचता है अब नगरीय अनुसूची। नगरीय अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो ये नगरीय क्षेत्र से संबंधित है। ये 12वीं अनुसूची है, जो शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संरचना के कार्यों को लेकर बात किया था। ये बेसिकली 74वां संविधान संशोधन हुआ था जब 1993 में, तो उस दौरान नगरीय क्षेत्र के बारे में बातचीत
की गई थी। तो ये अनुसूची बन जाएगी आपकी 12। अब आप देख सकते हो इजीली। अब देखिए नगरी तो 12 है, तो पहले हमें रखना किसमें है, क्रमबद्ध तरीके से। तो ये हमें भाई इसको काट देंगे, ये भी संग काट देंगे, कृषि को भी काट देंगे, है ना। तो ऑप्शन आपका पहला ही करेक्ट चला जाएगा। बताइए, इस बात को आप सभी लोग सहमत हैं? बताइए। कि ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को ना अनुसूचियां वगैरह पता होना चाहिए, तब जाके आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से इजीली आप लोग कर पाएंगे। और ये पता तब होगा जब आपके बराबर रिकॉल हो रहा होता है, बराबर उन चीज़ों को देखते रहते हो, तब हमें ये सारी जानकारी होती है ना। एक दिन पढ़ने से ऐसा सब चीज़ें याद नहीं होती है। आपको बराबर कंटिन्यू उन चीज़ों को पढ़ते रहना है ना। बराबर देखते रहना है। इसका मतलब नहीं कि आपने 2 बार 3 बार देख लिया, हम एक ही बार रट्टा मार रहे हैं, बार बार देख ही रहे हैं, कोई बात नहीं। परंतु उसे आप जेहन में याद रखें, अपने दिमाग में याद रखें, और यही तरीका है ये याद करने का भी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 130, शोध प्रक्रिया, रिसर्च का सवाल है, और शोध प्रक्रिया के चरणों में विकल्पों का क्रमानुसार। क्यों, इंग्लिश लिखा नहीं था उसमें? क्यों इंग्लिश में तो, अच्छा यहाँ पे देखो इंग्लिश भी है। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग भाई, इसमें क्या है, मुझे तो किसी भी बच्चों को नहीं लगता भाई कि वो बड़ा आसान सा सवाल था, इसमें इंग्लिश में भी दिखाना मुझे उचित था, है ना। शेड्यूल कास्ट से, ट्रिब्यूल कास्ट से दिया गया है, फिर यूनियन स्टेट कंकरेंट से दिया गया है, उसकी लिस्ट से दी गई है, फिर एग्रीकल्चर से दिया गया है एक्टिविटीज़, फिर अर्बन एरिया से दिया गया है, अर्बन एरिया से। तो इसमें तो ये इतनी भी आपको चीज़ें नहीं पता है मैडम, शेड्यूल कास्ट किसे कहते हैं, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, यूनियन स्टेट को, इतना तो पता होना चाहिए। देखो बेसिक ये सबको, कोई बात नहीं, फिर भी आप समझने का प्रयास करें, है ना। जहां आपको दिक्कत लगती है मुझे बता, मुझे तो लगा कि भाई बहुत इजी, इतना भी वो नहीं भाई कि इंग्लिश मीडियम से बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं, फिर भी आप ध्यान देने का प्रयास करें। मैं आपको इंग्लिश दिखाऊंगा, पहले आप हिंदी एक बार को देखें, फिर एक बार इंग्लिश देखें, ठीक है। दोनों चीज़ें देखें। मैं ये हमेशा हर बार क्वेश्चनों में ये सभी बच्चों से करता हूँ, और खासकर क्योंकि जब परीक्षाएं नज़दीक हों तो ऐसा करना भी चाहिए। कारण ये होता है कि कभी कभी हिंदी बड़ी टफ आ जाती है, तो बच्चों को समझ में नहीं आती। वह एक ऑप्शन है जो इंग्लिश का, इंग्लिश आपका जो है मदद करता है बहुत सॉल्व करने के लिए क्वेश्चनों को। अब एक बार पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। क्वेश्चन हमारे सामने है कि शोध प्रक्रिया के चरणों में निम्नलिखित विकल्पों का हमें काल क्रमानुसार या क्रमानुसार के दर्शाने हैं। 4 ऑप्शन है। एक, विद्यमान साहित्य का अध्ययन दिया गया है। दूसरा, नए सिद्धांत का उत्पन्न है। निष्कर्षों का विश्लेषण है। विचारों का संश्लेषण है। विद्यमान साहित्य का अध्ययन है, विचारों का संश्लेषण है, निष्कर्षों का विश्लेषण, नए सिद्धांतों का। इस तरीके का आपका एक प्रकार से शोध प्रोसेस के दौरान दिया है। मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न के आप सभी लोग एक बार इंग्लिश भी को देखें, ताकि इसको और आसान आप लोगों को हो जाए कि भी जिसे निष्कर्ष है उसको क्या वो कहते हैं, लिटरेचर यानी साहित्य को क्या बोला जाता है। इससे आपको और इजी हो जाएगा सवाल, है ना। सवाल आपके सामने है, आप बता सकते हो मुझे रिसर्च प्रोसेस में इसके अंतर्गत कौन सीक्वेंस ऑर्डर होना चाहिए। जरा जवाब बताइए आप लोग यहाँ पे। पहले स्टडी आनी चाहिए, फिर फिर यानी उसके बाद आपने सिंथेटिक एरियाज लगाया, फिर एनालिसिस एरिया लगाया, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे जनरेटिंग न्यू थ्योरीज, यानी जनरेट कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर न्यू थ्योरीज को भी। ऑप्शन सेकंड की तरफ जा रहे हैं आप सभी लोग, क्या इस बात से सहमत हैं? देखिए, शोध की प्रक्रिया के चरण में जब हम बात करते हैं, हमारा सामने सवाल क्या है, रिसर्च प्रोसेस का। और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, पीएचडी कैग आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर पीएचडी कैग आर आपको पता नहीं है, तो आप ऐसे सवाल को 110% में बताता हूँ कि आप गलत करके आएंगे, क्योंकि रिसर्च में हर बार यूजीसी नेट में पीएचडी कैग आर हमेशा पूछा गया है। प्रॉब्लम है, हाइपोथेसिस है, डिजाइन है, कलेक्शन है, एनालिसिस है, जनरलाइजेशन है, और रिपोर्ट है। ये इसी पर आधारित है। देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना, लिटरेचर ऑफ रिव्यू वाली प्रक्रिया हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे हमने जब प्रॉब्लम के बारे में देख लेते हैं, तो प्रॉब्लम के बाद और हाइपोथेसिस के बीच में क्या आता है, लिटरेचर ऑफ रिव्यू आता है। तो मैं यहाँ पे आपसे कह सकता हूँ, जो स्टडी द एग्जिस्टिंग लिटरेचर दिया गया है, ये पॉइंट आपका यहाँ पर मेंशन किया, बिल्कुल आपने सर सही बताया है। फिर उसके बाद देखिए हमने किस चीज़ों को दर्शाया है, हमने दर्शाया है कि विचारों का संश्लेषण करना, सिंथेसिस आइडियाज है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही विद्यमान से साहित्य जो अध्ययन है, उन अध्ययन के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, विचारों का संश्लेषण करना होगा, है ना। विचारों का संश्लेषित करना होता है।
संश्लेषित वाली प्रक्रिया में हम इस चीज़ों को दर्शा सकते हैं कि भाई इन चीज़ों में आप करेक्शन की जो प्रक्रिया है उसको संचालित कर रहे हैं। तो एनालिसिस से पहले ही आपका आता है ये, ठीक है, एनालिसिस से पहले ही सिंथेसिस आता है। तो उसके बाद आप एनालिसिस आप फाइंडिंग करेंगे, यानी निष्कर्षों का विश्लेषण हो रहा है, फाइंडिंग है ना। फिर उसके बाद आप जनरेटिंग न्यू थ्योरी, अब अंत में रिसर्च करने की प्रक्रिया में आपकी थ्योरी का निर्माण होता है, एक नई थ्योरी आती है आपके सामने उभर के। और इस हिसाब से अगर मैं बात करूं आपसे, यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने साहित्य का अध्ययन किया, फिर विचारों का संश्लेषण किया, फिर निष्कर्षों का विश्लेषण कर दिया, फिर नए सिद्धांत उत्पन्न हुए, और अंत में एक ट्रिक बना लीजिए, एंड अंत में क्या आता है, नए सिद्धांत, ये नई थ्योरी बनती है। कोई कार्य जो हो रहा है वो थ्योरी के लिए हो रही है। तो ये तो केवल शोध प्रक्रिया का चरण है, यहाँ कोई सवाल नहीं बनाया गया, ये एक फैक्ट है, ये फैक्ट पता होना चाहिए। रिसर्च अगर आपके पेपर में, आपके सिलेबस में है, रिसर्च तो हर सिलेबस में होता है, कुछ कोई भी ले लो आप, पूछा जाना तय है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल लेते हैं, एक बार इस सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है। अगला सवाल हमारे सामने, इस सवाल को भी अभी मैं इंग्लिश दिखाऊंगा, आप निश्चिंत रहे, पहले एक बार हिंदी को समझें। प्रश्न कह रहा है कि औद्योगिक निवारण, एक औद्योगिक विवादों के निवारण और समाधान के लिए 4 अभिगुण को काल क्रमानुसार दर्शाना है। सॉरी, मैं बार बार काल बोल दे रहा हूँ, काल का मतलब होता है एक प्रकार से वर्ष, है ना, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो हमें अभिगुणों को क्रमानुसार दर्शाना है। बात को बड़ा ध्यान समझिएगा। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने कहा कि अगर औद्योगिक विवाद अधिनियम है, जैसे आप लोगों को पता होगा इंडस्ट्रियल, एक जहाँ पे कोई भी एक विवाद है, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो एक सवाल मैंने करवाया भी था आप लोगों से, उसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग था, शायद इसी पेपर का था, और आप लोगों ने कलेक्टिव बार्गेनिंग को ही लगा था, और उस सवाल में पूछा गया था निम्न में से कौन सा नहीं था, है ना। तो सराधन, विवाचन, अधिनिर्णय 3 शब्द था, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने सुना भी होगा उसका, है ना। विवाचन था, सराधन था, अधिनिर्णय था। अब हमें ये दर्शाना है कि ये क्रम कौन सा इसका सही होगा, है ना। तो जरा अब एक बार हिंदी देख लिया आप लोगों ने, एक बार बता दीजिए, फिर मैं इंग्लिश दिखाऊं। चलो, क्योंकि देखिए मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि आपको ये प्रश्न जो है इजी बन जाए आपके लिए एग्जाम में, है ना, इसलिए ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। ये नहीं कि वहां पे जाके आपका रिजल्ट ना आए कुछ, मैं यहाँ इतना मेहनत करूँ, ठीक है। और ये मेरे लिए भाई वो ठीक नहीं होगा, है ना, क्योंकि आप लोग ढंग से करिए और इसको पढ़ के मुझे जवाब बताइए, किन चीज़ों की तरफ आप अग्रसर होना उचित समझेंगे, जरा मुझे बताइए एक बार। अप्रोचेज एक प्रकार से यहाँ पे दिया गया, जो एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्पैच इन ऑर्डर, और ये हमें अरेंज करना है, ये 4 अप्रोचेज हैं, और चारों अप्रोचेस को ही हमें ध्यान में रखना है, इस बात को आपको खासकर याद भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार बता दीजिए प्लीज़ ऑप्शन, अब हिंदी दिखा दूँ, बोल दो हिंदी पे आ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो एक शब्द आप याद रखिएगा सभी लोग, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहूँगा, आप सबको पता भी होगा, आप सब लोगों ने सुना होगा एडीआर के बारे में। एडीआर जानते हैं आप लोग, अल्टरनेटिव डिस्पैच रिसोल्यूशन होता है ये, है ना, एक प्रकार से बेसिकली इन्हीं प्रक्रिया में, एडीआर में। अब बात को समझिएगा, एडीआर क्या है, आप समझ नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ, अल्टरनेटिव डिस्पैच रिसोल्यूशन, ठीक है। पता इसका मीनिंग क्या होता है, जानते हो ये क्या है प्लीज, अगर, सॉरी बताइए बताइए, सही जा रहे थे आप, क्या दिक्कत आ गई। या तो मुझसे आप पूछ रहे हैं, मुझे बता रहे हो, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने आपसे कहा, तो कंफ्यूज मत होइए, सुनिए, इसका तात्पर्य बनता है विवादों का या विवाद का वैकल्पिक समाधान। मैं इस बात, ठीक है, वैकल्पिक समाधान। देखिए अब विवाद को जब आप वैकल्पिक समाधान के रूप में देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं इसकी 4 विधियां हैं।
ये प्रश्न आपसे औद्योगिक विवाद अधिनियम से तो है ही है, बट ये सवाल एडीआर से लिया गया है और ये उसी का पार्ट है। औद्योगिक विवाद अधिनियम का पार्ट है विवाद का वैकल्पिक समाधान, और उसकी 4 विधि हैं, मतलब इसकी 4 विधि हैं। 4 विधि कौन कौन से हैं आप चाहो तो नोट कर सकते हो। एक था मध्यस्थता, है ना। मध्यस्थता को हम लोग क्या बोलेंगे? मेडिएटर, है ना, मेडिएटर, ठीक है। और उसके बाद हमारे सामने दूसरा था, दूसरा ऑप्शन में क्या, दूसरे पॉइंट में क्या था? दूसरे पॉइंट में क्या दिया गया था? अधिनिर्णय था। अधिनिर्णय तो बेसिकली नहीं, अधिनिर्णय तो नहीं होना चाहिए। देखो, नेगोशिएशन, नेगोशिएशन भी नहीं होगा सर। एक मिनट, है ना, यहाँ बेसिकली अगर हम लोग, हाँ देखो, एक आपने सुना होगा आर्बिट्रेशंस के बारे में, है ना, आर्बिट्रेशंस। आर्बिट्रेशंस की बात करें अगर हम लोग, तो आर्बिट्रेशंस का मतलब भी होता है एक प्रकार से मध्यस्थता। उसमें आर्बिट्रेशंस क्या लिखा है ऑप्शन में, जरा देखा, आर्बिट्रेशंस ऑप्शन में क्या लिखा है? अच्छा, मेडिएटर तो इसमें दिया ही नहीं इसने बेसिकली। चलो कोई नहीं, दिया तो नहीं इसने भाई ऑप्शन में, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे अगर यूजीसी ने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसे फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा प्रश्न है ना, प्रश्न तो अच्छा है, ठीक है। इसमें इसने जो है संराधन विवाचन शब्द को यूज रखा है भाई। और अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन थर्ड को रखता हूँ, क्योंकि देखो पहले तो मेडिटेशंस होता है, वो होता है, ठीक है, मेडिटेर होता है, ठीक है। पहले तो वही चीज़ें यहाँ पे जो है जो है की गई है। किसी के पास इस क्वेश्चन का आंसर है सिराज? इसका आंसर नहीं, फर्स्ट, फर्स्ट तो नहीं है मेरे हिसाब से। ऑप्शन यहाँ पर बी जाएगा, बी है। ओके, नहीं, आप, मैं आपसे पूछ रहा, आपके पास इसका आंसर है? यस या नो में जवाब दीजिए। किसी के पास इसका आंसर है इस क्वेश्चन का? किसी के पास नहीं है? तो सुनिए, आप लोग इसको स्टार लगाइए, इस क्वेश्चन को अंत में एक बार जरूर, एक बार इसको क्लियर कर लीजिएगा, या तो फिर मेरे से कल इसको पूछिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सहमत हूँ आप लोगों से ऑप्शन नंबर बी की तरफ। क्योंकि मध्यस्थता सबसे पहले होगी, फिर सराधन होगा, फिर विवाचन होगा, फिर अधिनिर्णयन होगा। इन अगर बात करते हैं तो, जी हाँ, मुझे ऐसा लग भी रहा है कि ऑप्शन जो यहाँ पे जाएगा वो सेकंड ही करेक्ट होगा। और ये बेसिकली एक प्रकार से अगर हम जिक्र जब करते हैं, ये जो 4 टाइप के दिए गए हैं एडीआर, है ना, ये 4 टाइप के एडीआर दिए गए हैं, तो इसमें बेसिकली आपसे जब भी प्रश्न पेपर वगैरह में पूछा भी जाता है एडीआर के बारे में, तो ये क्या है? ये किसी समस्या का समाधान करने का एक तरीका है। हम क्या करते हैं, किसी समस्या का समाधान करते हैं तो उनके बारे में बातचीत करते हैं। मध्यस्थ मतलब जब भी कोई प्रक्रिया इन चारों में से आप यूज करेंगे, तो उसमें एक निष्पक्ष व्यक्ति होकर ही आप कार्य को जो है संचालित करेंगे, निष्पक्ष भाव से ही। मतलब उसमें कोई ऐसा चीजें नहीं होनी चाहिए कि भेदभाव प्रक्रिया इसमें शामिल हो। मध्यस्थता और न्याय निर्णयन की बात करें या अधिनिर्णयन की बात करें, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पहले वाले को, ये फोर्थ वाले को, तो इन प्रक्रिया में जब हम बात करते हैं तो ये देखिए एक स्वतंत्र त्रिपक्षीय होता है प्रक्रियाएं। व्यक्तिगत संघर्षों से निपटने वाले जो बाध्यकारी मामले होते हैं, उन मामलों में विवादों का निर्णय लिया जाता है एक प्रकार से, तो है ना, कि सबसे अंतिम में अधिनिर्णय कहने का मतलब ये होगा अगर आपसे समस्या का समाधान ना हुआ, और आप जब समस्या का समाधान करेंगे तो मध्यस्थता होता है, और आपसे अगर नहीं हुआ तो सराधन के पास गया, सराधन के बाद विवाचन, विवाचन के बाद अधिनिर्णय, तो अंतिम में सबसे पहले
तो इसी चीज को ध्यान रखना है कि वो अधिनिर्णय पर जाता है, इसलिए मैंने अधिनिर्णय वाले ऑप्शन बी को मैंने चुनाव किया है अंततः वाले में। ठीक है। और मध्यस्थता और सुलह जो प्रक्रिया है वो बेसिकली क्या कहलाती है, एक प्रकार से मध्यस्थता है ना, जिसको हम लोग नियोगेशंस कहते हैं। ठीक है। और फिर आप कह सकते हैं अर्जेंट सेक्शन को लेकर, तो ये दोनों प्रक्रिया जो होती है मध्यस्थता की ही होती है ना। ये दोनों के दोनों प्रक्रियाएं किस चीज की होंगी, तो आप ध्यान रखिएगा मध्यस्थता का ही पार्ट मानी जाती हैं ये, इसको भूलिएगा मत। तो ये टाइप भी आप कह सकते हो, या एक प्रकार से ये मेथड्स हैं, इनके भी नाम आप यहाँ पर बता सकते हो कि ये मेथड्स के नाम से जाने जाते हैं। एक प्रकार से एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी विल डिसाइडेड, है ना, डिस्पैच, है ना। तो ऐसे कंडीशन पे या ऐसे केसेस पर डीलिंग विथ इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है, इंडिविजुअल तरीके से उसकी समस्या का समाधान करने की बात होती है, तब जाके हम इन चारों अप्रोचेस को लगाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आईएमपी करें और इसको नोट करें अपनी कॉपी पर, ऑप्शन बी को नोट करें आप ऑप्शन कॉपी को। पहला आपका रहेगा मध्यस्थता, सराधन, विवाचन और अधिनिर्णय। जी, ये क्रम नहीं है सर, ये तो प्रोसेस ऑफ एडीआर है, बट ये क्रम नहीं है सर, जो आपने भेजा है क्रम नहीं है। ठीक है, इंक्लूडेड प्रोसेस है, यहाँ पे क्रम नहीं लिखा है, ये मैंने क्रम बताया आपको। ठीक है सिराज, ये क्रम नहीं है जो आपने भेजा है ग्रुप में, ये क्रम है ना, ये क्रम नहीं है, प्लीज इसको ध्यान रखिए। ठीक है। तो देखिए सुलह की तरीके से अगर हम बात करते हैं स्वैच्छिक प्रक्रिया में, तो वो बेसिकली क्या कहलाती है, एक प्रकार से मध्यस्थता वाला पार्ट बन जाता है। हाँ, ठीक है। निर्णय लेने के लिए मामले को न्याय निर्णय के लिए अदालत जाना पड़ सकता है, विवादों को मामलों पर एक औपचारिक निर्णय लेना पड़ सकता है, तो ये किसका पार्ट बन सकता है, अधिनिर्णय का। ठीक है। आरबी अगर हम बात करें आर्बिट्रेशंस के बारे में, तो मध्यस्थता जैसी प्रक्रिया ये भी है जिसको हम लोग बोलते हैं सराधन, है ना। तो इस कंडीशन में बेसिकली क्या होता है कि एक या एक से अधिक मध्यस्थों को विवादों पर बाध्यकारी निर्णय लेने के लिए विवाद प्रस्तुत किया जाता है। एक प्रकार से जैसे आपने नाम सुना होगा पंचायत वगैरह, बिहार वगैरह में ज़्यादा अभी भी शायद पंचायत वगैरह चलती है ना। तो वहाँ की प्रक्रिया में अगर हम बात करें, तो जहाँ एक से कई लोग एक साथ जुट रहे हैं और किसी समस्या पर वो अपने तर्क को दे रहे हैं, है ना, और फिर उसकी समस्या को समाधान करने की बात करते हैं। बट ऐसी कंडीशन पे अगर हम बात करें, तो ये न्यायपालिका अदालतों के बाहर विवादों को हल करने का एक तरीका माना जाता है सराधन को, है ना। तो जाहिर सी बात है ये पब्लिक हो जाती है, पंचायत हो जाती है तो पब्लिक ही हो जाती है। तो उस शब्दों में हम जो है सराधन शब्द का नाम लेते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और सौहार्दपूर्ण विवादों को तीसरा पक्ष अगर करे, तो भी मध्यस्थता का ही पार्ट है तीसरा पक्ष। ठीक है, तीसरा पक्ष। ठीक है। किसी निर्णय या समझौते पर पहुंचने के लिए लोगों से अगर राय लिया जा रहा है, तो उस प्रक्रिया में भी हम लोग इसको दे सकते हैं निगोशिएशन का नाम, है ना, मध्यस्थता का नाम। ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका करेक्ट टिकर जा रहा है यहाँ पे, तो बी वाला ऑप्शन सही जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये देखिए फैक्ट पर आधारित सवाल है। कहता है कि पंचायतों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के अपने अपने अनुच्छेद हैं। देखिए मैंने इन अनुच्छेदों पर भी आप लोगों से बात किया है, मुझे याद है मैंने आप लोगों से नोट भी करवाया था। तो पंचायती राज के संबंध में सवाल है। अगर हम बात करते हैं, पहले एक बार हिंदी देख सकते हैं आप, फिर ग्राम सभा है, अगर हम बात करें तो पंचायतों गठन, पंचायतों का संगठन, पंचायतों का कार्यकाल, पंचायतों के लिए निर्वाचन है। ठीक है। फिर पंचायतों का गठन है ऑप्शन बी में, फिर पंचायतों का संगठन। ये मतलब आपको क्या करना है, अनुच्छेद के अनुसार क्रम में दर्शाना है ना। अब ये सवाल अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हैं अरेंज द फॉलोइंग। बेसिकली अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल्स, है ना, प्रोविजनल्स रिगार्डिंग पंचायत इन ऑर्डर। अब आपको क्या करना है, इस सवाल में पंचायत के संबंध में क्रम के आधार पर दर्शाना है, और वो भी किसके अकॉर्डिंग, अनुच्छेद के अकॉर्डिंग। ठीक है, आर्टिकल्स यानी एज पर रिस्पेक्टिव आर्टिकल्स। तो बताइए जरा, ग्राम सभा को अगर मैं बात करता हूं, ग्राम सभा ये देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके कंडीशन पे अगर मैं बात करूंगा तो 243A बन जाता है। हालांकि 243 वाला जो है ये प्रक्रिया बेसिकली चलने ही लगती है ना।
इसमें, ठीक है। और जब हम किसी कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पंचायत की बात करते हैं, यानी पंचायतों के गठन की बात करते हैं, तो 243 बी बन जाता है ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ सिंपल शब्दों में, ग्राम सभा का बेसिकली कब आता है अनुच्छेद, तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे कि 243 ए बनेगा। पंचायतों का गठन में कौन सा आर्टिकल्स आता है, तो 243 बी बनेगा। पंचायतों के संगठन में कौन सा आता है, तो ये बेसिकली 243 का आपका सी बनेगा। और पंचायतों के कार्यकाल की बात करेंगे तो 243 का डी बनेगा। और पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात करेंगे तो ये 243 के बनेगा। तो ये आर्टिकल्स बेसिकली ये क्रम में ही है, ए बी सी डी, ऑप्शन पहला वाला यही आपका क्रम में दर्शाया गया है ना, पहला वाला ही। तो अब आपको पता होना चाहिए कि भाई ये आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स इसमें दिए गए हैं, तब जाके आप ऐसे प्रश्नों को सही तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल आ गया है हमारे सामने। मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग शायद ऐसे प्रश्नों को आप गलती भी नहीं करेंगे। पहले तो एक बार इस प्रश्न को बड़े ध्यान से और इसको पढ़ने का प्रयास करें आप सभी लोग। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ आप सबको पता होना चाहिए भैया, स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है, जरा बताएंगे आप लोग। राजपुतन के, ओके ठीक है। सन 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव दिया गया जो उससे वैध किया गया। और वैधता के रूप में बेसिकली उसको एक नाम से जाना जाता है। क्या आप लोग जानते हैं एक स्थानीय स्वशासन के प्रस्ताव में किस नाम से जाना गया था? मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया था, मैग्ना कार्टा के नाम से। और वही बेसिकली 1882 में स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव जब दिया गया तो उसे कहा भी गया था कि ये मैग्ना कार्टा है, ये मैग्ना कार्टा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति का 1957 में आपको ये भी पता होगा भाई, ग्राम स्तर है, पंचायत स्तर है, जिला स्तर है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उसके 3 लेवल भी है ना। तो चलो एक बार इसका जवाब बताइए इस सवाल का। आप लोगों ने शायद इंग्लिश हिंदी देख लिया होगा, अब एक बार इंग्लिश भी देख लीजिए ताकि आपको और आसानी हो सके इस प्रश्न को सॉल्व करने में। देख लीजिए एक बार अच्छे से। हो गया तो फिर बताओ आगे चले भाई। अगर कर लिए हो मन में विचार तो बताओ, फिर मैं बताऊं, फिर हिंदी भी दिखाऊं। अच्छा मतलब प्रयास है, चलो करो, अच्छी बात है। चलिए अच्छा, आपने ऑप्शन फिर फर्स्ट का चुनाव यहाँ पे किया है, चलो कोई बात नहीं, अब मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ आप सबको ध्यान से सुनना है इन चीज़ों को। देखिए बेसिकली ये जो प्रश्न हमारे सामने दिया गया है, ये प्रश्न है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट से। हम इसे क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं भाई प्रबंधन में श्रमिकों की, शाबाश बहुत बढ़िया, भागीदारी। बेसिकली अगर जब हम इन चीज़ों पर बातचीत करते हैं और ये कहता है भी है कि भाई श्रम प्रबंधन जो है उसके सहयोग से श्रम और पूंजी में दोनों की एक प्रकार से उभय समस्याओं के समाधान या उपचार के लिए उसे संयुक्त रूप से प्रयास किया जाता है ताकि वो समस्या का समाधान हो सके। अब बेसिकली औद्योगिक संबंध में दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं भाई, एक तो संघर्ष, दूसरा सहयोग। और उसी में हम इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि प्रबंध में श्रमिकों को लेकर किस तरीके से पार्टिसिपेशन की भूमिका होती है। तो बेसिकली भारत में प्रबंधन की श्रमिकों की जो सहभागिता होती है वो दो तरीके से होती है, उसको दो खंडों में बांटा गया भारत में, है ना। तो औद्योगिक संबंध के विशेषज्ञों ने भारत में वर्कर्स पर्सपेक्ट अगर हम बात करें
पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट स्कीम को दो काल में बांटा। तो मैं यहां पे लिखना भी चाहूंगा, भारत में वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, है ना, स्क्रीन। अब इसको ध्यान समझिएगा, इसको दो काल में डिवाइड किया। एक जो इसका पार्ट बना वो बताया जाता है कि प्रबंध में श्रमिक सहभागिता। अच्छा, श्रमिक सहभागिता समझ रहे हो? बताइए कितने लोग समझ रहे हो भाई श्रमिक सहभागिता? बिल्कुल। हाँ, जो लेबर है उनकी पार्टिसिपेशन की भूमिका की बात मैं कर रहा हूं, वर्ष 1975 से पहले, बिफोर, है ना, 1975 से पहले। इस चीज को ध्यान से सुनिए। दूसरा जो पार्ट मैंने आपको बताने वाला हूं वो प्रक्रिया यही है, प्रबंधन में, मैनेजमेंट में लेबर मतलब श्रमिक होता है, पार्टिसिपेंट मतलब सहभागिता होता है। सहभागिता जो वर्ष 1975 से अब तक की प्रक्रिया, 1975 से ना, यानी टिल डेट, यानी आप कह लीजिए अब तक, कह लीजिए अब तक प्रक्रिया, ठीक है। तो ये दो बातें दोनों के दोनों आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। एक तो भाई 1975 से पहले क्या है, और दूसरा यहां पे पूछा गया है अब तक में क्या है। अब पहले हम लोग जिक्र करने वाले हैं पहले पॉइंट पर। पहला पॉइंट क्या चीज था? पहला पॉइंट था आपका 1975 से पहले। इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसमें बेसिकली आपको बता दूं, एक कार्य समिति, बेसिकली 20 सूत्रीय आर्थिक योजना जो भारत में इस स्कीम को लॉन्च किया गया, और इसको बोला भी गया कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट स्कीम, है ना। क्या बोला गया? ये बोला गया वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट स्कीम, WPM के नाम से जाना जाता है ये स्कीम। अब इस स्कीम में तीन योजनाएं, बेसिकली इन स्कीम में तीन योजनाएं जो है WPM सिद्धांत पर आधारित हो गई, तीन, जिसमें से एक बनाई जाती है कार्य समिति। एक क्या होती है? कार्य समिति। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कार्य समिति। दूसरा जो बनाया गया वो बनाया गया संयुक्त प्रबंधन समिति। अभी बात करेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा, घबराइएगा मत, परिषद। तीसरा आपका बताया गया इसमें, देखिए इसमें भी बेसिकली कई पार्ट हैं, कई पार्ट के रूप में देखा गया। और इसके अंतर्गत में जैसे कुछ निदेशक मंडल वगैरह थे, उस श्रमिकों के प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, है ना। उसके अंतर्गत कुछ चीज़ें थी जिसको हम LMC के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो उसके भी तीन पार्ट थे, और वो संयुक्त प्रबंधन परिषद के ही कार्यों को संचालित करते थे, जो निदेशक मंडल थे। अब ध्यान समझिए, WC है। अगर मैं यहां पे WC को कहूं, देखिए यहां पे क्या है, प्रबंधन के श्रमिकों की भागीदारी प्रमुख योजनाओं के अधीन संस्थाओं के क्रियान्वयन के लिए आरोही क्रम में लगाना है। तो पहला है वर्कर्स कमेटी यानी WC, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं JMC, एक है सॉफ्ट काउंसलिंग जिसको बोलते हैं हम लोग SC, एक होता है यूनिट काउंसलिंग जिसको हम लोग कहते हैं UC, और एक होता है जॉइंट काउंसलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं JC। अब इन्हीं को हमें लगाना है आरोही क्रम में, है ना। अब यह है, बात तो तय हो गई कि पहले WC आता है। यहां पर ऑप्शन आपका सेकंड तो एलिमेंट हो गया, आपका यह ऑप्शन कट गया। अच्छा, इंग्लिश में नहीं देखे था क्या आपने? इंग्लिश में नहीं दिखाया था मैंने भाई, असेंडिंग ऑर्डर। हाँ जी, छोटे से बड़े की तरफ असेंडिंग।
डिसेंडिंग का मतलब होता है घटना, यानी कम की तरफ होना, है ना। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हमें दर्शाना सबसे पहले क्या था, वर्क जो है वर्कर कमेटी के लेकर। अब देखिए बेसिकली क्या है ये अंततः वाली पॉइंट है वर्कर्स कमेटी की। अभी मैं बताऊंगा क्योंकि ये पहले की बात है। मैंने आपको अभी दो चीजें जोड़ा है। मैंने कहा कि भारत में प्रबंधन की श्रमिक सहभागिता को लेकर 1975 से पहले की जो की गई, कारण ये था कि WC जो है 1947 में जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है एक्ट का, उसके अंतर्गत प्रिवेंटिव मशीनरी के रूप में श्रम संघ पर जो है चर्चा की गई थी। और वैसे तो औद्योगिक संस्था में जहां कम से कम 100 श्रमिक नियोजित हो, वहां नियोजक द्वारा कार्य समिति का गठन होगा। तो जहां 100 लोग रहेंगे वहां पर गठन होगा। तो ये बात तो तय है कि आपका बी तो नहीं होगा भाई, क्योंकि यहां पर इसने यूनिटी के रूप में रखा, यूनिटी के रूप में आता ही नहीं। अच्छा ये कब आया अभी ये भी बताऊंगा मैं आप लोगों से, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना इस पॉइंट में, WC के अंतर्गत, ठीक है, WC के अंतर्गत, ठीक है। इसमें कम से कम 100 श्रमिक जो है होते हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना, इसमें नियोजित होते हैं। और यहाँ नियोजन द्वारा जो है कार्य समिति का गठन किया जाता है। अब बात आती है JMC। देखिए JC नहीं होगा, JMC होगा। JMC क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया भी है, संयुक्त प्रबंधन परिषद। JMC क्या होता है, JMC क्या होता है भाई, ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल होता है ना। तो ये प्रक्रिया आती है, ये बेसिकली सन 1958 में आई, सन 1958। इसमें भी कम से कम 500 श्रमिकों जो है होते, 500 मतलब 500 श्रमिक जो होते हैं इसमें जो है कार्यरत होते हैं, है ना। और JMC की बेसिकली जो कार्य होते हैं वो एक ऐसे कार्य होना जहां पर कर्मचारियों के कार्य एवं निवास दशाओं में सुधार करने का बेड़ा उठाते हैं, कर्मचारियों में सहभागिता की सजीव भावना को सृजित करते हैं, है ना। कर्मचारियों और देश के सामान्य लाभ के लिए उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और ये JMC का भूमिका होती है। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट भी एलिमेंट हो गया है, और आपका तो सेकंड तो था ही। अब बात करते हैं या तो SC या तो UC। देखिए इसके बाद अगर हम जिक्र करते हैं तो देखिए एक SC है, और SC का मतलब आपको यहाँ पे याद रखना है सॉप काउंसलिंग से। एक आपका है JC, और JC से हमें याद रखना है जॉइंट काउंसिल से, दो चीज़ों से, ठीक है। और नीचे UC लिखा हुआ है, UC से हमें याद रखना है यूनिट काउंसिल से, और JC वही होगा जॉइंट काउंसिल से, बात वही रहेंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ बेसिकली क्या है, यहाँ जो प्रक्रियाएं संचालित होने वाली हैं वो SC और JC। कारण यह है कि श्रमिक नियोजन दोनों बराबर होंगे, और ये प्रक्रिया जो होती है यहाँ से दोनों के बाद से ये वाली, इसको बोला था आफ्टर, मतलब अब तक में 1975 में से लेकर अब तक में, अब तक में। और ये दूसरा पॉइंट रहेगा, ये दूसरा टाइप बन जाएगा। तो पहले वाले में केवल दो ही आप नोट करिएगा बस, अब तक में, ये अब तक में, ठीक है। और इसमें आप ये आगे का जो 3 दिया गया है इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सॉप काउंसलिंग है ये जुलाई सन 1975 में श्रमिकों के नियोजन होने की प्रक्रिया में दोनों बेसिकली, चाहे वो आपका जॉइंट लेवल काउंसिल हो या जॉइंट काउंसिल हो, वो दोनों जो है एक ही समय आए थे, एक ही वर्ष में 1975 में। लेकिन जुलाई 1975 में SC आया था, 30 अक्टूबर 1975 को JC आया था, जो क्षेत्र के मंडल स्तर पर कार्य करता था, जो क्षेत्र के मंडल स्तर पर कार्य करता था। वो चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। और ये भी श्रमिक और नियोजन दोनों के बराबर होने की प्रक्रिया। यहाँ पे कोई जैसे 10 है तो 10 उसमें होगा, 10 उसमें होगा, 500 इसमें 500 उसमें, तो इस तरीके की बात इसमें होती है, ठीक है। SC और JC में श्रमिकों के मैनेजमेंट के संबंध में ये, एंड UC और JC बचा आपके सामने। अब आपका एलिमेंट यहाँ हो गया पॉइंट नंबर 4। यहाँ जो ऑप्शन जाएगा आपका, वह ऑप्शन आपका थर्ड वाला करेक्ट रहेगा, ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पे करेक्ट रहेगा। जो UC है यूनिट लेवल काउंसिल है,
ज्वाइंट अगर हम बात करते हैं जेसी, तो ज्वाइंट लेबर जो है काउंसिल है ये। इनमें भी दोनों जो होते हैं इनमें भी बराबर होते हैं, परंतु अधिकतम संख्या 12 के आसपास होती है, 12 रखी गई है ना। तो 12-12 रखे जाते हैं इसमें, यूनिट में और ज्वाइंट में, ठीक है। ठीक है, तो नियोजक और श्रमिक के बराबर बराबर प्रतिनिधियों को रखने की बात कही गई है। अधिकतम संख्या 12 होती है। इसके द्वारा सभी निर्णय आम सहमति के लिए लिए जाएंगे। निर्णय को 1 महीने के अंदर लागू किया जाएगा। और याद रखिएगा, इसमें इस परिषद ने अध्यक्ष नियोजक के प्रतिनिधियों में से उपाध्यक्ष श्रमिकों के प्रतिनिधियों को भी चुना जा सकता है। तो ये बात की प्रक्रिया है कि भाई अध्यक्ष कौन चुना जाएगा, कौन उपाध्यक्ष चुना जाएगा, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसको आप लोगों को ध्यान भी रखना होगा। जो वर्ष 1975 के बाद से है वो शॉप लेवल काउंसिल है। आपको बता दूं इंटरप्राइजेज लेवल काउंसिल भी आता है इसी में, ठीक है। उसमें भी अधिकतम संख्या 12 दर्शाई जाती है, ठीक है, उसमें भी। और यूनिट लेवल काउंसिल, जॉइंट लेवल काउंसिल भी इसी का पार्ट माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर जो लगाऊंगा वह ऑप्शन आपका सी यानी थर्ड आपका करेक्ट जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 134 के बारे में। 134 हमारे सामने है कि एकल खंड संदर्भ लेखन के प्रलेखन शैली को क्रमानुसार दर्शाइए। अब ये जो सवाल है बहुत ही आसान सा सवाल है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बता भी सकते हैं मुझे कि जब आप कोई रिसर्च की प्रक्रिया में रिटन वर्क करते हैं, है ना, या आप कोई डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं, तो उस दौरान में आप बताइए जरा, रिटन अ सिंगल वैल्यू रेफरेंस किसको करेगा, वो भी अरेंजिंग ऑर्डर में करना। पहले आप ऑथर नाम देखते हो कि टाइटल द वर्क देखते हो कि क्या आप देखते हो, मुझे ये बताने का प्रयास करें आप। पहले आप क्या, सेकंड पहले आप ऑथर का नाम देखते हो भाई, ठीक है। अगर आपने ऑथर का नाम देखा, फिर टाइटल ऑफ द वर्क देखा, ठीक है, अच्छी बात है। प्लेस द डेट, देखिए बहुत बढ़िया, आपने जो जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी का यानी सेकंड ऑप्शन का चुनाव किया है, बहुत बढ़िया है। कि अगर एकल खंड संदर्भ में लेखन के नाम देखते हो तो पहले लेखक का नाम, रचना का शीर्षक होता है, प्रशासन का स्थान, प्रशासन जो है प्रकाशन का स्थान और तिथि, फिर पृष्ठ संख्यांकन हम लोग देखते हैं। मैंने आपको एक बार बताया भी था, एक प्रारंभ होता है, एक मुख्य भाग होता है, एक अंतिम प्रक्रिया होती है, और ये रिसर्च का पार्ट होते हैं। ये जो है रिसर्च का पार्ट होता है। लेखन के नाम में अगर हम बात करते हैं ना, तो उसमें कई मुख्य पृष्ठ आ जाता है, दूसरा कवर आ जाता है, विषय वस्तु आ जाती है ना, ये चीज़ आ जाती है। मुख्य भाग में प्रस्तावना वगैरह आ जाता है, वहाँ पे रचना का नाम आ जाता है ना। साहित्य समीक्षा आती है, शोध की रूपरेखा आती है, निष्कर्ष आता है, सारांश आता है, फिर प्रकाशन का भी आप वहाँ पर देखते हैं कि भाई स्थान तिथि कहाँ से वो प्रकाशित की गई है, फिर पृष्ठ संख्यांकन का भी नाम हम लोग देखते हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसकी तरफ आप लोग झुकाव करिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 135। 135 भी बड़ा आसान सा सवाल और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईएमपी भाई, आप सबको पता होना चाहिए। निम्न में विकासवादी क्रमानुसार समाज कार्य व्यवसाय की 4 केंद्रीय अवस्थाएं होती हैं। देखिए कहने का अगर तात्पर्य, ओके ओके ओके, एक बार इंग्लिश भी देखिए भाई, देखिए हिंदी इंग्लिश दिखा रहा हूँ मैं आपको, है ना। इन चीज़ों को समझने का प्रयास करो। कारण ये है कि मैं एक्सप्लेनेशन हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हिंदी की क्लासेस हैं, बट यहाँ क्वेश्चनों में हम आपको थोड़ी सी मदद करेंगे ज़रूर कि भाई आप थोड़ी सी ज़रूर देखें क्वेश्चन को, क्योंकि परीक्षा में भी आपको यही करना पड़ेगा, है ना। आपको परीक्षा में भी यही और ये तरीका है, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी। सवाल हमारे सामने विच ऑफ द फॉलोइंग है, 4 कोर स्टेज दिए गए आईएमपी सवाल, इसको नोट करिएगा। और आपको बताइए 4 ऐसे कौन से हैं जो समाज कार्य व्यवसाय में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। बहुत बढ़िया, यानी आप लोगों ने रट्टा मार लिया है चैरिटी, वेलफेयर, डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट को। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब भाई। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ना कम से कम 4 से 5 बार आ चुका है। अब देखिए पेपर उठा के, है कि नहीं, किसी ने देखा है कि नहीं ऐसा ये क्वेश्चन, कई बार रिपीट है ये।
काम, कल्याण, विकास और सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो आ रहा है वो सी इज द राइट आंसर। तो मैं इसलिए आपको आईएमपी यहाँ पे बताया भाई कि ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। समाज कार्य व्यवसाय की चार ऐसे केंद्रीय अवस्थाएं हैं। जैसे सिराज, अभी आपने लास्ट सवाल जो था, हमने जब क्वेश्चन कर रहे थे तो आपने वहाँ पे दान को हटाना चाह रहे थे, है ना? दान को हटा रहे थे, सुधार को रख रहे थे, लोकप्रियता को रख रहे थे। दान और एक परोपकारी ऑप्शन था, एक दान ऑप्शन था, एक परोपकारी था, उन दोनों का आप एलिमेंट कर रहे थे। फिर भी देखिए यहाँ पे सवाल है ना, मैंने कहा वो सवाल ही नहीं बनेगा, नहीं है इस सवाल में। देखिए परोपकारी शब्द इसमें अगर हम बात करते हैं, हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पे आप सिंपल सी बात देखिए, यहाँ तो है समाज कार्य व्यवसाय है ना, प्रोफेशन सोशल वर्क है, और ये प्रक्रिया ही यहीं से चली है ना। आप इनको अगर हटा देते हैं, चलो ठीक है दान होगा, तो बनेगा ही नहीं ना, फिर समाज कार्य व्यवसाय की प्रक्रिया वो बनेगी ही नहीं, हटा गए तो बनेगी ही नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मानी जाती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो जाएगा वो थर्ड इज द राइट आंसर होगा, है ना? ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे थर्ड आप जरूर लगाइएगा। चैरिटी, आपका वेलफेयर, डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट, ये चार जो शब्द हैं ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं भाई। अब देखेंगे आप लोगों का थोड़ा सा यहाँ पे ज्ञान, जरा बताइए क्या होना चाहिए 136 का सही जवाब। बताइए, पर्यवेक्षक हमेशा विगत अनुभव से अनुभव के रूप लेता है और एक बालक का व्यवहार उसके पारिवारिक नियंत्रण में रूप ग्रहण करता है। जरा बताइए, अब एक बार इंग्लिश में देखना चाहिए, दोनों सही की तरफ आप जा रहे हो। चलो बिल्कुल 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 ऑप्शन दिखा रहे हैं। ओके, थोड़ा सा एक मिनट, मैं टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये सवाल था हमारे सामने, और जरा जवाब बताइए सवाल क्या था। सवाल कह रहा है कि पर्यवेक्षण हमेशा विगत अनुभव से रूप में लेता है और एक बालक का व्यवहार उसके पारिवारिक पर्यावरण के रूप में ग्रहण करता है। कितने लोग इस बात से, दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं, इस बात से सहमत हैं? जरा प्लीज अपने विचारों को आप एक बार प्रकट करें। बिल्कुल, क्यों पहला गलत हो जाएगा? अच्छा, हमेशा अपने विगत अनुभव का रूप क्यों नहीं लेगा भाई? अपना पिछला अनुभव नहीं आप यूज करोगे? बिल्कुल करोगे। और एक बालक व्यवहार का उसके पारिवारिक पर्यावरण के साथ अगर हम बात करेंगे तो उसका रूप ग्रहण भी करता है। क्या समझ में नहीं आया? कोई बच्चा कह रहा समझ नहीं आया भाई? समझ में आया कि नहीं? परीक्षण हमेशा जो यूज करता है विगत यानी पास्ट का अनुभव यूज करता है भाई, बात को समझिए। हाँ, पास्ट का एक अनुभव करता है ना, बिना अनुभव को कोई काम ही नहीं होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे कैसे चल जाएगा भाई? थर्ड। सॉरी। चलिए एक बार आगे बढ़िए, अगला सवाल लेते हैं। और अगला सवाल हमारे सामने, बताइए, मानवाधिकार हमें अपने अंतर्भूत गुणों, रुझान, प्रतिभा व्यापक बनाने में सहायता करता है। अच्छा, मुझे लगता है कि भाई आप लोग को इस बात से सहमत भी होना चाहिए, ये पॉजिटिव चीजें हैं। बिल्कुल। तो मैं आप लोगों से इस बात से सहमत रहूंगा कि भाई आप लोग यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है इसको करेक्ट मानिएगा। दूसरी बात करते हैं, पर्यावरण जितना अधिक खराब होता है मानवाधिकार उतना ही अधिक अपमान होते हैं, और इसका विलोम भी सही है। देखिए पहली चीज, एक हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ अपोजिट। बिल्कुल बिल्कुल बात सही कर रहे हो। तो देखो एक सिंपल सी बात है, ह्यूमन राइट अगर हम बात करें, वो अपने जो भी अंतर्भूत उसके क्वालिटीज है, जो रुझान है, जो उसकी प्रतिभा है, वो बेसिकली एक प्रकार से व्यापक बनाने में सहायता करता है। एक प्रकार से ब्रॉड लेवल पर कार्य करने के लिए वो हमेशा सक्षम रहता है और तत्पर भी रहता है। वही कह रहा है कि पर्यावरण जितना अधिक खराब होता है, इन्वायरमेंट जितना अधिक खराब होगा, वो ह्यूमन राइट उतने ही अधिक अपमान होते हैं। बिल्कुल बात सही है, ये बात से सहमत होना चाहिए कि अगर पर्यावरण खराब होगा तो मनुष्यों पर पड़ता है प्रभाव, डालता है प्रभाव। और इसका विलोम भी सही है। बात सही है भाई, जितना खराब होगा उतना वो अपमानित होगा, ये भी सत्य है, बात है।
मैं आपसे लेकिन कहूंगा कि यहाँ पे व्याख्या सही नहीं होगी, लेकिन दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ऑप्शन नंबर आप पहले को चुनाव करें। यहाँ पर पहला पॉइंट आपका करेक्ट रहेगा, है ना। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने कहता है कि एक अभिकथन है, दूसरा तर्क है। अभिकथन कहता है कि अपराध शास्त्र विज्ञान है। अच्छा भाई, चलो आप लोग मुझे बताइए जरा, मेडिकल सोशल वर्क की अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं, अगर DSSB की, तो DSSB में आपको बता दो ये सवाल तय है कि पूछा जाएगा, और इसे चाहे तो आप कॉपी करके रट्टा मार के नोट करके लिख भी लीजिए। DSSB आपका ओके। चलिए, अच्छा एक बार इंग्लिश भी देख लीजिए इसका, भाई इंग्लिश क्या कह रहा है। ये तो बहुत इजी शब्द है, मुझे जहां तक लगता है कि आप सबको ये चीजें समझ में भी आ गई होगी, है ना, है कि नहीं। है ना, इजिली देखो, जब आप किसी चीज को बराबर पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके बारे में सुनेंगे, तब वो चीजें हमें सरल लगने लगती है। जब कोई चीज़ें हम कई दिनों बाद देख रहे हैं, कोई चीज़ें हम उस चीज़ों से बार बार रिवीजन नहीं कर रहे हैं, उससे हम दूर हैं, तब भी वो हमारे लिए कभी कभी क्या बन जाता है, प्रॉब्लमेटिक प्रकार से, एक प्रकार से बिहेवियर कर देता है। तो मेरा कहने की तात्पर्य है कि यहाँ पर आप लोग कहिएगा कि अपराध शास्त्र एक विज्ञान है, दैट इज राइट, क्रिमिनोलॉजी इज अ साइंस। बात सही। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो कहता हूं कि भाई बंदियों के व्यवहार की वैज्ञानिक रूप से जांच पड़ताल नहीं की जा सकती है। अच्छा बताओ, कैदी हैं उनके व्यवहारों को वैज्ञानिक रूप से आप जांच पड़ताल नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। जब मैं ये बात कर सकता हूं तो मैं यहाँ पर ऑप्शन में ए सही, आर को गलत कर सकता हूं ना, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं। ये आपका इजी सवाल था, बहुत इजी था। बिल्कुल सर, ऐसे ही तो आता है सवाल। ये तो आप लोगों को बता रहे, ये टफ क्वेश्चन बता रहे थे बच्चे 2019 की, कि भाई बहुत टफ सवाल आया हुआ था 2019 में। बच्चे कहते हैं जो पेपर इस समय आप सॉल्व कर रहे हो ये तो बहुत टफ है ना। हाँ, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है कि बस बस यही देखो, कारण ये है, ये कारण ये है कि मैं जहां मुझे लगता है कि अब आप इस बात को पकड़ लेंगे तो मैं वहीं पर रुक भी जाता हूं। मैं कुछ इस तरीके से पढ़ता हूं कि ताकि वो चीजें आपको आने भी लगती है समझ में, कि भाई हाँ ये चीजें यहाँ से हो रही है। तो मेरा मतलब यही है कि हाँ, तो मैं यही कह रहा था आपसे कि आप क्वेश्चन पेपर जब क्वेश्चन पढ़ो वहां पे ना, तो आराम आराम से पढ़ो, रुक रुक के पढ़ो, आए हुए सवाल भी आपको आ जाएंगे। जैसे ये सवाल को देखो, कहा कि जीवन काल की मध्य अवस्था, मतलब आप समझिए जीवन काल है और उसकी मिड स्टेज है, यानी मध्य अवस्था है। अब सिंपल सी बात है, उसमें कहा कि जिसकी सबसे कम गन्वेषण गन्वेषण हुई थी। गन्वेषण का मतलब होता है रिसर्च, एक प्रकार से खोज, है ना, आप इसे खोज का नाम से संबोधित कर सकते हैं, ठीक है, गन्वेषण रिसर्च का नाम दे सकते हैं। फिर कहता है कि अब वैज्ञानिक जांच पड़ताल के अधीन आ गई है, अब वैज्ञानिक जांच पड़ताल के अधीन आ गई है। जीवन काल जो है मध्य अवस्था में जिसकी सबसे कम खोज हुई, जीवन काल की मध्य अवस्था में, जीवन काल की मध्य अवस्था में सबसे कम खोज हुई, और कहा कि अब वैज्ञानिक जांच पड़ताल के अधीन आ गई। बात सही है कि नहीं? वैज्ञानिक जांच पड़ताल के अधीन हो गई। जब अगर जीवन काल में मध्य अवस्था की अगर मैं बात करता, अगर अच्छी खोजबीन हुई होती तो अधीन होता ही नहीं, फिर तो वह एक प्रक्रिया वैज्ञानिक विधि पर हर चीज़ें लागू होती, हमें क्या जरूरत थी ऊट पटांग करने की। क्यों अनप्रोफेशनल सोशल वर्क वहाँ पे आ जाते हैं। कारण ये है कि भाई वो वैज्ञानिक विधि यूज तो करते नहीं, फिर भी कर देते हैं, सलाह देना शुरू कर देते हैं, है ना, लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, और अपने आप को मेडिकल सोशल वर्क कहलाने लगते हैं। हालांकि है उन्होंने डिग्री लिया ही नहीं, MSW BSW कुछ किया ही नहीं, है ना। तो ये कहा कि भाई जीवन काल की मध्य अवस्था जिसकी सबसे कम खोज हुई थी, और अब उसने वैज्ञानिक वैज्ञानिक जांच पड़ताल के अधीन होगी, और ये बात सत्य है, गलत नहीं है, सत्य है। अब मध्य अवस्था से संबंधित कुछ समस्याएं मनोवैज्ञानिकों का पहले से ही बच्चों, किशोरों, युवा, वयस्क, वृद्धजनों संबंधी अध्ययन में लगे हैं।
अब ध्यान आकृष्ट करने योग्य महत्वपूर्ण माना गया। बड़ा सवाल है ये भी। बिल्कुल देखो, मध्य अवस्था से संबंधित कुछ समस्याएं बेसिकली हुई तो जो मनोवैज्ञानिकों का था, जो पहले से ही, अगर हम बात करें बच्चों को बात कर ले, युवा की बात कर ले, वयस्क की बात कर ले, वृद्ध जनों की बात कर ले, तो उनके संबंध में जो है अध्ययन में लग गए। अब ये मिड मिड अवस्था में क्या करने लगे, उनके अध्ययन में लगे। और कारण ये तो बेसिकली क्या था, ये तो जो प्रक्रियाएं थी वो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं थी। हालांकि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया वैज्ञानिक विधि पर आधारित होती है, वैज्ञानिक चीज़ों पर आधारित होती है, सही तरीके से कार्य करने पर बल देता है, क्रमबद्धता तरीके पर बल देता है, बात करेक्ट है। और खोज वाली प्रक्रिया में, रिसर्च वाली प्रक्रिया में ध्यान उसका कम था, जो रीजन बना कि भाई वैज्ञानिक जांच पड़ताल पे अधीन हो गई। और मध्यकाल, देखो ये मध्यकाल की बातें सही है, और मध्यकाल में कौन कौन से लोग आते हैं, बच्चे किशोर युवा आते हैं, ये भी बात सही है। और अगर ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट जब सही हो जाती है तो इसलिए मैं कह दूंगा आपसे कि ऑप्शन आपका थर्ड चला जाएगा और आपका यहाँ पर व्याख्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेशंस हो जाएंगे। ठीक है, आर जो है सही तरीके से ए की व्याख्या कर देता है ना। कितना क्वेश्चंस है भाई, मैं सोच रहा 1 घंटे क्लासेस हो गई, 3 क्वेश्चन जी, एक क्वेश्चन एक, ठीक है, इजी क्वेश्चंस है, उसमें दिखाने क्या भाई, इसमें बताओ, मैं अगर आपको इंग्लिश दिखा भी देता हूँ, उसमें इंग्लिश में आप क्या समझ जाओगे, है ना। मिडिल स्टेज है, ये इजी क्वेश्चन थे भाई। मैंने देखो, मैंने कहा भाई कि इजी क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस वैसे ही बेसिकली समझ में आ जाती है। मिडिल एज का मतलब क्या था, मैंने आपको सिंपल शब्दों में बता दिया कि जीवन का मिड स्टेज है। क्या नाम है आपका? ठीक है, अभी आप क्लास समाप्त होने के बाद बात करिएगा, आप क्लास को लेफ्ट कर जाइए। ठीक है, लेफ्ट कर जाइए क्लास को। ठीक है, क्लास समाप्त हो जाएगी, बात करना फ़ोन से मुझसे, ठीक है। क्लास को लेफ्ट करिए आप। चलिए आप देखिए इधर, यहाँ पे अगला सवाल। हाँ हाँ, जो नहीं, मैंने कई बार बता रहा हूँ भाई, जो मुझे लगेगा ना कि ये टफ चीज़ें हैं, मुझे लगेगा खुद मैं कि भाई आपको लॉ में आपकी मदद करूँगा इसमें, है ना। मुझे लगेगा उस चीज़ पे मैं आपको उसकी खुद मदद करूँगा, है ना। चलिए एक बार यहाँ पे आप बात करिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारे समय 140 है। ठीक है, इसके बाद 10 क्वेश्चन बनते हैं, वो गद्यांश पद्यांश आएंगे, अनसीन पैसेज आएंगे, मैं भी आपको बताऊंगा उस पर। जरा ये बताइए मुझे एक बार, अभिकथन कहता है कि राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध करने के लिए दोषी पाया गया। अब बात को समझिए, अभिकथन आपसे कह रहा है कि अगर मान लीजिए राष्ट्र के विरुद्ध में युद्ध करने के दोषी पाए गए और व्यक्तियों को अवश्य ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, है ना। राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध करने के दोषी पाए गए और व्यक्तियों को अवश्य ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, क्या ये बात सही है? ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी गया है। हाँ, अगर आप मौलिक कर्तव्य देख लीजिए। हाँ, जब मौलिक कर्तव्य मैं आपको पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने एक चीज बताया भी था। मैंने कहा था इस बात को कि भाई सिंपल सी बात है कि अगर आप मान लीजिए मौलिक अधिकार, मौलिक जो कर्तव्य बताए गए हैं 10, अब पहले 10 थे, अब तो 11 हो गए। अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं या पा जाते हैं, आप चाहे वो फ्लैग हो चाहे तिरंगा झंडा को भी बात की गई, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे मैंने ट्रिक बना रखा था, उसमें आपको बताया भी है। तो उसका अगर आप उल्लंघन करेंगे तो आपको जो है दंडित किया जाएगा। और बात तो सिंपल सी बात है कि अगर आप राष्ट्र के प्रति आप विरुद्ध, अगर हम बात करें उसके युद्ध करने में दोषी पाए गए अपने राष्ट्र के प्रति, तो जाहिर सी बात है मृत्युदंड दिया जाएगा, और ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर कहा कि आतंकवादियों को अवश्य ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। अच्छा बताइए, इस बात से कितने लोग सहमत होंगे, बताइए सिराज जी। क्यों आतंकवादियों को अवश्य ही मृत्युदंड दिया, क्यों इस बात से भाई आतंकवादी को छोड़ दोगे आप, दंड नहीं देना चाहिए? क्यों सिराज? बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, मेरा कहने का तात्पर्य यही है। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पे जो है, इस पर विचार करें, है ना, कि ये जो है सत्य जवाब है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट माने जाएंगे, है ना। दोनों स्टेटमेंट जो है आपके करेक्ट माने जाएंगे। मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, बताइए, अभी भी असमंजस में? बिल्कुल मानना चाहिए। और
नहीं पन के ठीक है, यही तो बात है इसमें। देखो यही सिराज, आपने यही गलती कर रहे थे, और ऐसे आप करेंगे। देखो इजी इजी सवाल है, अब क्या समझ के सोच रहे हो कि उसे मृत्युदंड ना दिया जाए? आतंकवादी है यार वो, किसी को भी मार देता है, किसी को भी। अच्छा, किसने बोला फिर कि भैया नहीं मारना चाहिए? मैं तो सोचा सिराज ने ही बोला भाई। चलो अच्छा ठीक है, कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है सिराज। तो यहाँ पर जो है दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए नीचे गद्यांश है आपके, ये आपको मैंने ट्रिक बता रखा है, आपसे मैंने कहा भी है कि आप ट्रिक के माध्यम से इस सवाल को जो है यूज करने का प्रयास आप करके देखो। आज इसको मैंने कई बार मैंने बताया भी आपकी, आप लोग होमवर्क तो करते नहीं हो। होमवर्क तो भी करके दिखाओ इसमें, इसमें से कर, अब कभी किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं भैया कि गद्यांश का सर इसका आंसर ही होगा, इसका आंसर ही होगा। आप लोग गद्यांश करो जो मैंने ट्रिक बता रखा है, क्योंकि ये देखो तरीका यही है। अगर आप समझ लो कि अगर आप सोच, अभी आज वाली क्लास में नहीं, कल वाली क्लास में बता देंगे। तो आप लोग हर दिन प्रैक्टिस ही है ना, हर दिन प्रैक्टिस ही है। तो आज आपका ये दिसंबर वाला पेपर जो है समाप्त होता है, ठीक है, दिसंबर का पेपर जो है ये फिनिश होता है। और फिर हाँ बिल्कुल बताएंगे। अब ये जून में आप लोगों का जो है, जून का कल मैं जून का जो है क्वेश्चन पेपर आप लोगों से सॉल्व करूंगा, ठीक है, आप सभी को, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, आज संडे, आज थोड़ा सा आप लोग भी रेस्ट करिए, हम भी रेस्ट करते हैं। हाँ बताए।